तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी लेके आया हूँ, सम्राट। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अब मुझको रोकना मृत्युशील मानवों के बस की बात नहीं है, तुम्हारे जैसे अति बल शक्तिशाली मनुष्यों के बस की भी नहीं, क्योंकि अब मेरे यानी जादूगर करणवशी के हाथों शक्तियों का खजाना लग गया है। प्राचीन मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा का राजमहल। अब मुझको कोई नहीं रोक सकता बनने से इस दुनिया का सम्राट। मिस्र के रहस्यमय पिरामिडों की भूल भुलैया में हम सही रास्ते पर जा रहे हैं ना करणवशी। चिंता मत करो, बड़ी मुश्किलों से मैंने प्राचीन नक्शा हासिल किया है। मेरा वादा है कि तुमको भूख मिटाने के लिए ढेरों सांप मिलेंगे। बल्कि यूं कहो कि तुमको सांपों की पूरी एक बस्ती मिलेगी, और वह भी मामूली सांपों की नहीं बल्कि इच्छाधारी सांपों की। इच्छाधारी सांपों की, तब तो मज़ा आ जाएगा। पर तू मुझ पर इतना एहसान क्यों कर रहा है? एहसान तो तूने मुझ पर किया है सर्पखोर। नागराज ने मेरी आंखों में एक ऐसा सूक्ष्म सर्प बैठा दिया था जो मेरी सम्मोहन शक्ति को निकलने से पहले ही नष्ट करता रहता था, और उसने मुझको महान करणवशी से एक भिखारी बना डाला था। ऐसा भिखारी जो हिंदुस्तान से भटकता भटकता मिस्र के रेगिस्तानों तक आ पहुंचा और तुझसे आ टकराया। तेरी सांपों को खाने की बेतहाशा भूख मेरे काम आ गई, और तूने उस सूक्ष्म सर्प को खाकर मुझे फिर से करणवशी बना डाला। आज मैं तुझको तेरी इसी एहसान के बदले में उन इच्छाधारी सांपों की बस्ती का रास्ता दिखा रहा हूँ जो पिरामिडों के नीचे रहते हैं और अपने आप को इन पिरामिडों का रक्षक मानते हैं। पर तुमको यहाँ का रास्ता कैसे पता चला करणवशी? भिखारी बनकर मैंने रेत नहीं छानी सर्पखोर, बल्कि उस रहस्य तक पहुँचने का रास्ता खोज डाला जिसे दुनिया आज तक एक कपोल कल्पना मानती है। कैसा रहस्य? खैर छोड़ो, रहस्य जानकर मुझको क्या करना है। वैसे भी जब मुझे भूख लगी होती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वैसे ये नागराज कौन है? उसका नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। चिंता मत कर सर्पखोर, यहाँ के नागों का पहला नाश्ता कर ले, फिर मैं तुझे नागराज का भोजन भी कराऊंगा। इस मूर्ख को इतना बताना ही काफ़ी है। यह समझ रहा है कि मैं इसका एहसान उतार रहा हूँ, पर सच तो यह है कि इसको पिरामिडों के रक्षक सांपों की बस्ती में ले जाने का मेरा मकसद कुछ और ही है। दुनिया का सम्राट बनने का मकसद, और इसकी शुरुआत यहाँ से भी होगी और महानगर से भी एक साथ। प्राचीन मिस्र की नायाब चीज़ों की यह प्रदर्शनी है तो बेमिसाल, पर इसको देखकर मैं क्या करूँगा? ये चीज़ें मैं तुमको दिखाने नहीं बल्कि खुद देखने आई हूँ नागराज। आखिरकार ये मेरे वतन की चीज़ें हैं, और अपने वतन से तो सभी को लगाव होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस प्राचीन मिस्र वस्तुओं की प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। आपके सामने जो भी आर्टिफैक्ट रखे हैं उन सब के साथ एक रहस्यमय इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके साथ इतिहास तो जुड़ा ही है, पर साथ में जुड़ी है कई किंवदंतियाँ, यानी कही सुनी बातें। और ये नायाब आर्टिफैक्ट मिस्र की सबसे मशहूर शासिका अतीव सुंदरी क्लियोपेट्रा के उस महल की एकमात्र तस्वीर, जिसको रानी क्लियोपेट्रा ने अपने पति रोम के सम्राट जूलियस सीजर के लिए बनवाया था। अपना अंतिम युद्ध हारने के बाद क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या भी इसी महल में की थी, परंतु उसके बाद इस महल का अता पता तक नहीं चला। लोगों का ऐसा कहना है कि रानी क्लियोपेट्रा के पास देवी आइरिस की कृपा से कई शक्तियाँ थी। लोग इसको अपने आप ही अपना शासक मान लेते थे, हर चीज़ पर उसकी हुकूमत चलती थी, और क्लियोपेट्रा की ये शक्ति उसके राजदंड के कारण थी जो अब तक उसके महल में ही रखा हुआ है। पर अंत में उसकी निरंकुशता के कारण देवी आइरिस उससे रुष्ट हो गई और क्लियोपेट्रा शक्तियाँ समाप्त होते हुए भी उनका प्रयोग नहीं कर पाई। पर मरने से ठीक पहले उसने ऐसा इंतजाम कर दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका जादुई शक्तियों से युक्त महल एक तस्वीर में बदल जाए, ऐसी ही किसी एक तस्वीर में। और जब उस तस्वीर को पुराने महल के स्थान पर ले जाकर सूर्य की रोशनी में रखा जाएगा तो वह महल फिर से जी उठेगा। कहते हैं कि उस तस्वीर को उसने अपने किसी विश्वास पात्र के पास तब तक सुरक्षित रखवाया हुआ है जब तक क्लियोपेट्रा आइरिस के शाप से मुक्त होकर फिर से जी नहीं उठती। ये क्या बकवास कर रहा है? कही सुनी बातों का ऐसा बता रहा है जैसे कि सारी कहानी सच हो भी सकता है नागराज। यानी अगर किसी के हाथ वह तस्वीर लग गई तो वह क्लियोपेट्रा की शक्तियों के दम पर दुनिया का शासक बन जाएगा। इस कहानी के अनुसार तो ऐसा होना 100% संभव है। यानी अगर तुमको वह तस्वीर मिल गई तो तुम मुझ पर शासन करने लगोगी। हम दोस्त
हम तुम दोस्त हैं नागराज और हमेशा रहेंगे। ये मेरा वादा है कि मैं चाहे पूरी दुनिया की शासिका बन जाऊं पर तुम पर अपना हुक्म कभी नहीं चलाऊंगी। कौन किस पर हुक्म चला रहा है नागराज? ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे? मैं तो राजनगर म्यूजियम वालों की रिक्वेस्ट पर उनके द्वारा यहाँ भेजे गए मिस्र आर्टिफैक्ट के साथ स्पेशल सिक्योरिटी के तौर पर आया हूँ। पर सोडांगी, हुक्म किस पर चला रही थी? किसी पर भी नहीं, न नागराज पर और न तुम पर ध्रुव। ऐसा कभी हो नहीं सकता। नागराज तो सिर्फ एक मजाक कर रहा था। नागराज की तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जब चाहे मुझ पर हुक्म जरूर चला सकती हो सोडांगी। एनी टाइम यू फ्लर्ट। मजाक करता है मुझसे? टेक इट इजी सोडांगी। खतरा, मुझे खतरे का आभास हो रहा है ध्रुव। मुझे यहाँ पर तुझसे मिलने की उम्मीद तो नहीं थी नागराज, लेकिन फिर मिस्र वस्तुओं का यह खजाना तो मुझे लेकर जाना ही है, क्योंकि यह खजाना हमारा है और मेरी पूरी सेना भी साथ है। तूतेन खामेन, मुझे खबर तो थी कि कोई गिरोह पूरी दुनिया में फैले मिस्र की प्राचीन धरोहर को लूट रहा है। पहले मुझे लगा था कि कोई मिस्र का देशभक्त यह काम कर रहा है, पर तुम्हारे जैसे दुष्ट का यह काम होगा यह बात मेरे ध्यान में नहीं आई। पर यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है तुतेन। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा सोडांगी। न तेरी तंत्र शक्तियाँ अब मेरा कुछ बिगाड़ सकती है और न ही नागराज की नाग शक्तियाँ। इस बार मैं अपने मुखौटे में अद्भुत मिस्री शक्तियाँ भर कर आया हूँ। लूट लो सारा खजाना मेरी मम्मी सेना के मृतकों। कभी नहीं, यह खजाना मिस्र की सरकार ने हमारे देश को उपहार स्वरूप दिया है। पर हम तुझको पर हम तुझको तो हाथ लगा सकते हैं ना? अद्भुत ताकत है इन ममियों की सेना से तो ध्रुव निपट ही लेगा। मुझे तूतेनखामेन पर ध्यान देना चाहिए। सोडांगी उसकी शक्तियों के सामने कमज़ोर पड़ रही है। वैसे भी तूतेनखामेन के हारते ही उसकी ममी सेना भी हार मान लेगी और इसको रोकने के लिए मेरी तीव्र विष फुंकार का एक ही वार काफ़ी है। अब तक ऐसा मैं दर्शक दस दर्शकों के मौजूद होने के कारण नहीं कर रहा था, पर अब भीड़ छट चुकी है। आह, तेरी फुंकार तो काफ़ी खतरनाक है। इससे तो मरे हुए को भी मारने की ताकत है। जरा सूंघ करके बता कि मेरी बात सही है या नहीं। तूने तूने दिया नागराज, ये मेरे लिए मास्क की एक शक्ति है। जो भी चीज़ इससे छू जाती है यह उस चीज़ की नकल फटाफट तैयार कर लेती है। यह तो मेरी ही फुंकार पलट कर मेरे ही ऊपर छोड़ रहा है, पर कैसे? इसके पास जहर कहाँ से आया? ओह समझी, इसने जरूर मेरे तंत्र की भी नकल बना ली होगी, इसलिए मैं इसके तंत्र वार से बच नहीं पाई, क्योंकि वह तंत्र भी मेरा ही था। मैं तुम्हारी मदद करने की हालत में नहीं हूँ नागराज, पर तुम जरा संभल कर लड़ना। चिंता मत करो सोडांगी। अब मैं अपने किसी भी वार का इसके मास्क से स्पर्श होने ही नहीं दूंगा। ध्रुव भी मुसीबत में था। अभी तो एक मम्मी से ही निपटने में मुश्किल हो रही है। आखिर इन सारे मम्मी सैनिकों में ये आर्टिफैक्ट ले जाने से कैसे रोकूंगा? कोई तो रास्ता होगा इनसे बचने का। स्टार ब्लेड्स इन पर शायद असर न कर पाए। मुझे कोई बड़ी धारदार चीज़ चाहिए। आहा, मिल गई मुझे वह चीज़, ये कांच का टुकड़ा। लेकिन ध्रुव का यह दांव ज़्यादा देर तक काम नहीं आया। ओह, दूसरे ममी सैनिक के वार ने कांच के धारदार टुकड़े को चूर चूर कर दिया है और इस दौरान पहले ममी सैनिक ने अपने हाथ को फिर से पट्टियों की मदद से जोड़ लिया है। यानी ये पट्टियाँ इनका कवच भी है और इनकी मुख्य शक्ति भी। यानी एक बार अगर ये पट्टियाँ इनके शरीर से अलग हो जाए तो इनके शरीर को सुरक्षित रखने वाला कवच खत्म हो जाएगा। स्केट्स पर ध्रुव का शरीर तेजी से मम्मी सैनिक के कई चक्कर काट गया और तब मेरे वार इन पर असरकारी साबित होंगे। लेकिन एक मम्मी सैनिक की पट्टी उतारना तो आसान काम था। सब सैनिकों पर एक ही ट्रिक काम नहीं आएगी। नागराज तूतेनखामेन से भिड़ा हुआ था। तेरी इन सदियों पुरानी सड़ी गली पट्टियों को मेरे ध्वंसक सर्प राख में बदल देंगे। फिर यहाँ पर सिर्फ तेरा अदृश्य शरीर रह जाएगा और उस रूप में न तो तू यहाँ से कोई चीज़ उठाकर ले जा पाएगा और न ही वार कर पाएगा। सही कहा, ये आग मुझे नुकसान पहुँचा पाती, ज़रूर पहुँचा पाती, अगर तूतेनखामेन रेत के सागर रेगिस्तान के बीच में पैदा न हुआ होता। तुतेन, रेत का पूरा एक टीला उगल सकता है। इस आग को बुझाने के लिए तो बाल्टी भर रेत ही काफ़ी है। लेकिन तेरे ध्वंसक सर्पों की आग ने मेरे मांस का स्पर्श कर लिया है। अब मैं भी वैसी ही तेज उष्मा वाली आग पैदा कर सकता हूँ। अब बता, तू अपने शरीर पर लगी आग को कैसे बुझाएगा? यह तो मेरे हर वार का पलट कर मुझ पर ही वार कर रहा है।
मेरे ही ध्वंसक सर्पों की ज्वाला मुझे भस्म करने में ज़्यादा समय नहीं लेगी। मुझे तीव्र विष फुंकार की मदद से इस अग्नि को बुझाना होगा। अरे यह क्या! आँख के बुझते ही तूतेनखामेन फिर से मुझ पर ज्वालाएँ छोड़ रहा है। शीतनाग कुमार! आदेश मिलते ही शीतनाग ने नागराज के सुलगते शरीर को बर्फीली चादर से ढककर ठंडा कर दिया। लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था। नागराज का शरीर बुरी तरह से झुलस चुका था। मेरी नाग शक्तियाँ मेरे घावों को जल्दी ही भर तो देगी, लेकिन इस कमज़ोर अवस्था में मैं उतने समय तक भी अपने आप को इस अदृश्य दुश्मन से कैसे बचा पाऊंगा। नागराज को संभलने का मौका नहीं मिला। अब तू बचकर कहाँ जाएगा नागराज? तुझको मेरे मास्क का स्पर्श करना ही पड़ेगा ताकि मैं तेरी सारी शक्तियों को हासिल कर सकूं, उसका प्रतिरूप बनाकर। इसकी पट्टियों के पासों ने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया है और अब ये पट्टियाँ अमानवीय शक्ति के साथ मुझे अपनी तरफ खींच रही है और इस कमज़ोर हालत में मैं इसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहा हूँ। ध्रुव ने फिलहाल नागराज की कमजोरी बनी हुई पट्टियों को अपनी ताकत बना लिया था। अगर ये पट्टियाँ इन मम्मी सैनिकों को मेरे वारों से सुरक्षित रखती है तो मुझे भी इनके वारों से सुरक्षित रखेगी। ये चमत्कारिक पट्टियाँ है। पहले सैनिक का हाथ जब मैंने काटा था तो हाथ के साथ साथ कटी पट्टी फिर से जुड़ गई थी। इस मम्मी सैनिक के शरीर से खोली गई पट्टी को मैं अपने हाथों पर लपेट लेता हूँ। वाह! इन पट्टियों को लपेटने के बाद मैं अपने हाथ में एक अद्भुत शक्ति महसूस कर रहा हूँ। अब मेरे वार में वह ताकत है जो इनके सड़े गले शरीर को चूर चूर कर सके। लेकिन इससे भी इनको खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है, क्योंकि इनके शरीर तो टूटकर फिर से जुड़ जाएंगे। अरे ये सभी मम्मी सैनिक एकाएक रुक कर उधर क्या देख रहे हैं? उधर तो सिर्फ एक तस्वीर है, क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर। अरे एकाएक इनकी दिलचस्पी बाकी प्राचीन चीज़ों से खत्म होकर क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर में बढ़ गई है। ये उस तस्वीर को उठाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस तस्वीर में? खैर यह तो तभी पता चल पाएगा जब मैं इनको तस्वीर ले जाने से रोक पाऊंगा। नागराज भी इन अद्भुत शक्तियों युक्त मुर्दों से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहा था। ये मुझे अपने मास्क से स्पर्श कराने की कोशिश कर रहा है। मुझे इसके मास्क को इसके शरीर से हटाना ही होगा। मैं अपने किसी भी वार से इसके मास्क को स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन इसने अनजान में मुझे एक ऐसी चीज़ थमा दी है जिससे मैं इसके मास्क को हटा सकता हूँ, और वह चीज़ है इसकी पट्टियाँ। नागराज का शरीर हवा में कलाबाजी खाने लगा और तूतेनखामेन की पट्टियाँ उसके ही शरीर से रगड़ खाने लगी, और ऐसी ही एक पट्टी की रगड़ के झटके ने तूतेनखामेन के मास्क को उतार फेंका। अब तू एक अदृश्य आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है तूतेनखामेन। न तेरे पास अब तेरा शक्ति धारक मास्क है और न ही चमत्कारी पट्टियाँ। अब तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह नागराज, तुमने तूतेनखामेन की शक्ति को नष्ट कर दिया है। बस इतना ध्यान रखना कि इसकी पट्टियां वाला ये गोला इसके मास्क के संपर्क में ना आए। अगर ऐसा हुआ तो मास्क की शक्ति से तूतेनखामेन की आत्मा फिर से पट्टियां का शरीर धारण कर लेगी। ये काम मैं तुम पर छोड़ जाता हूँ सोडांगी। पट्टियों की सुरक्षा करना। तब तक मैं ध्रुव की मदद करता हूँ। ध्रुव ने अब तक मम्मी सैनिकों की क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर को हथियाने नहीं दिया था, लेकिन अब मुकाबला मुश्किल होता जा रहा था। ओह, मम्मी सैनिक के खड़े ताबूतों से तो और सैनिक निकलते आ रहे हैं। ये ताबूत जरूर इन मम्मियों का संपर्क उस दुनिया से जोड़ते हैं जहाँ से ये आ रहे हैं। मैं इतने सारे सैनिकों का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकता। तुमको इनका मुकाबला अकेले करना भी नहीं है ध्रुव। अब नागराज भी तुम्हारे साथ है। तूतेनखामेन तो खत्म हो गया, लेकिन मैंने सोचा था कि ऐसा होने से ये सैनिक भी खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इन सैनिकों को हमें ही खत्म करना होगा। लेकिन इसको खत्म करके भी क्या होगा? एक को खत्म करोगे तो दो और ताबूत से निकल आएंगे। तुम कोई रास्ता सोचो ध्रुव, तब तक मैं इनसे निपटता हूँ। नागराज के नाग शक्ति से भरे वार मम्मी सैनिकों के शरीर को ककड़ी की तरह तोड़ते जा रहे थे, लेकिन किस्मत कुछ और ही रंग दिखाने जा रही थी। अभी मम्मी सैनिकों का ये भाला मेरे शरीर के आर पार हो जाता। सोडांगी के हाथ से पट्टियों का गोला छूटकर तूतेनखामेन के मास्क से जा टकराया और पल भर में बाजी पलट गई। नागराज, मैंने मास्क से तेरे शरीर का स्पर्श कर लिया है। अब तेरी सारी शक्तियों का प्रतिरूप मेरे पास है। अब तू मुझसे नहीं बच सकता। ओफ, ये क्या हो गया? ध्रुव, जल्दी कोई रास्ता सोचो वरना ये सब कुछ खत्म कर देगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है नागराज। अरे मिल गया रास्ता। इन मम्मी सैनिकों को मैंने इनके ताबूत के अंदर फेंका तो वह अंधेरे में ही गायब हो गया। यानी यह ताबूत दोनों तरफ से काम करता है। इन सैनिकों को इनकी दुनिया से यहाँ पर ला भी सकता है और वापस भेज भी सकता है।
तूतेनखामेन का भी यही कमजोरी होगी। इसका ताबूत इसको वापस इसकी दुनिया में भेजने का द्वार होगा, परंतु हम इसको वापस आने से कैसे रोकेंगे? रोकने का तो एक ही तरीका हो सकता है नागराज, इनको वापस भेजकर ताबूतों को नष्ट कर देंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता नागराज, पहले मैं सिर्फ अपनी शक्तियों के बल पर तुझसे लड़ रहा था नागराज, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारी नाग शक्तियाँ भी है। अब मुझको ना कोई रोक सकता है और न ही मुझसे बच सकता है। अब देख कि मैं तेरी ही शक्तियों का कहर तुझ पर कैसे ढाता हूँ। पता नहीं ये कैसा वार करना चाहता है, पर वह वार जो भी होगा काफ़ी खतरनाक होगा। इसको हर वार करने से पहले ही रोकना होगा। यह तो समझे नागराज, पर हम इसको रोके तो रोके कैसे? हम इस पर जिस शक्ति का वार कर सकते हैं उसको यह हम पर ही आजमा रहा है। अब तूतेनखामेन को नागराज की शक्तियों का गलत प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। अब देखो कि मैं तुम सबकी मौत का कैसा खौफनाक जल्लाद पैदा करता हूँ। वह तो देखना मुश्किल है तूतेन तूतेन ऐसे डरावने डरावने शोज मैं सिर्फ टीवी पर देखना पसंद करता हूँ, और यहाँ पर मौजूद एकमात्र क्लोज सर्किट टीवी को मुझे तुम्हारे सिर पर फोड़ना पड़ रहा है। टीवी की पिक्चर ट्यूब में दौड़ रही हाई वोल्टेज की बिजली इसके मेंटल मास को छूकर इसको ऐसा झटका देगी जो तूतेनखामेन के शरीर को कुछ पलों के लिए शून्य कर देगी। ध्रुव ने मुझे वह मौका दे दिया है जिसकी मुझे तलाश थी। अब मुझे तूतेनखामेन को इसके ताबूत में वापस पैक कर देना है, लेकिन ये तो अभी भी मुझे हवा में ही लटकाए हुए है। मेरे पैर अगर कहीं टिक सके तो मैं इसको इसके ताबूत तक पहुंचा सकता हूं, पर मैं पैर टिकाऊं तो कहां पर? ठीक है, अगर मैं पैर जमीन या दीवार पर नहीं टिका सकता तो छत पर टिकाऊंगा। नागराज का शरीर हवा में ही मुड़ा और उसके पैर छत पर जा टिके। अब नागराज को वह सहारा मिल गया था जिसकी मदद से वह तूतेनखामेन को वापस उसके ताबूत तक पहुंचा सकता था। ध्रुव ने ताबूत का ढक्कन बंद करने में एक पल भी नहीं लगाया, और न ही नागराज ने ताबूत को नष्ट करने में समय बर्बाद किया। वहाँ नागराज इन सब मम्मी सैनिकों को भी इनके ताबूत में भेजकर ताबूत को नष्ट कर देने में मेरी मदद करो। नागराज और ध्रुव एक लड़ाई तो जरूर जीत गए थे, लेकिन ये तो एक महायुद्ध की सिर्फ शुरुआत थी। करणवसी ने सर्पखोर को पिरामिडों के रखवाले सर्पों तक पहुंचा दिया था। धन्यवाद करणवसी, धन्यवाद। इतने स्वादिष्ट सर्प मैंने कभी नहीं खाए। ये कैसा दुश्मन है जिस पर हमारे सारे वार बेअसर हुए जा रहे हैं। इसको तुम सब मिलकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसको गरुड़ का वरदान मिला हुआ है, कोई भी सर्प किसी भी वार से इसको मार नहीं सकता। इसको रोक सकता हूँ तो सिर्फ मैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? बस मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, और हम भी तुमको बता चुके हैं कि उस तस्वीर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। जहाँ से मुझे तुम्हारी सर्प बस्ती का नक्शा मिला था वहीं से मुझको क्लियोपेट्रा का लिखा हुआ एक ताड़पत्र भी मिला था, जिसमें उसने उस तस्वीर को इसी कबीले के किसी इच्छाधारी सर्प के हाथों में सौंपने की बात लिखी थी। अब तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम वह तस्वीर या तो मेरे हवाले कर दो या फिर मौत के मुंह में जाने को तैयार हो जाओ। लेकिन वह तस्वीर हमारे पास नहीं है, वह हमारे पास कभी थी ही नहीं। याद करो, वरना तुम सिर्फ नाम के मुखिया रह जाओगे। तुम्हारा कबीला गायब हो चुका होगा महानगर में। ये गया आखिरी ताबूत। हमने मम्मियों को यहाँ पर आ सकने के हर द्वार को बंद कर दिया है, पर यह बात समझ में नहीं आई कि वे सब कुछ छोड़कर इस तस्वीर के पीछे क्यों पड़े थे। कैसी तस्वीर? ओह, यह तो क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर है। शायद वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि ये एक महल है या प्रतिलिपि, डुप्लीकेट, यानी कोई असली तस्वीर भी है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम उस अनाउंसर की बात पर विश्वास करने लगी हो। ओह, क्या हुआ सोडांगी? तुम्हारे सिर पर लगा हुआ सर्प मुकुट एकाएक चमकने क्यों लगा? ये भीषण खतरे का संकेत है नागराज। मिस्र स्थित मेरे कबीले पर कोई भयंकर मुसीबत आई है। मुझे तुरंत जाना होगा, पर उससे पहले एक जरूरी काम और है। तुम और ध्रुव मेरे साथ आओ। थोड़ी देर बाद एक सुनसान स्थान पर। क्या बात है सोडांगी? ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए कबीले की रक्षा से बढ़कर है? एक ही समय में मम्मियों द्वारा इस तस्वीर की चोरी और मेरे कबीले पर खतरा आने में जरूर कोई संबंध है नागराज, और जहाँ तक मैं समझती हूँ इस खतरे का कारण यह है क्लियोपेट्रा के महल की असली तस्वीर। यानी यह कहानी सारी सच है। तुम यह पहले से ही जानती थी, लेकिन ये तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई? मेरी माँ क्लियोपेट्रा की सबसे खास सहेली थी। यह तो तुम जानते ही हो नागराज कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या भी मेरी माँ
के जहर के जरिए ही की थी। मरने से पहले क्लियोपेट्रा ने अपने महल को उसकी शक्तियों सहित इन दो तस्वीरों में बदल दिया था। एक महल के आगे की तस्वीर है और दूसरी महल के पीछे की। दोनों हिस्सों को जोड़कर ही महल को पूरा आकार दिया जा सकता है। इन तस्वीरों को रानी क्लियोपेट्रा ने मेरी माँ के हवाले कर दिया था। इसकी शक्ति का प्रयोग सिर्फ मेरी माँ या उसके वंशज ही कर सकते हैं। हम इच्छाधारी नागों की आयु काफ़ी होती है। जब मेरी माँ सैकड़ों वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुई तो उसने इस तस्वीर को मेरे हवाले करते हुए कहा था कि चाहे अपनी जान दे देना, पर गलत हाथों में इन तस्वीरों को मत पड़ने देना। अब मुझे लगता है कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह इन तस्वीरों के कारण ही है। इन तस्वीरों को ढूंढा जा रहा है और किसी को यह पता चल गया है कि ये तस्वीर पिरामिड के रक्षक नागों के पास है। मुझे अपने कबीले की रक्षा के लिए जाना होगा, लेकिन वहाँ पर इन तस्वीरों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मैं इनको तुम दोनों के हाथों में सौंपना चाहती हूँ। तुम दोनों इनकी रक्षा करने में सक्षम हो और जब ये तस्वीरें अलग अलग स्थानों पर रहेगी तब इनको पाना और भी मुश्किल होगा। अगर तुम्हारे कबीले पर खतरा आया हुआ है तो मैं भी तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ चलूँगा सोडांगी। नहीं नागराज, मेरी सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी इन तस्वीरों की सुरक्षा है। अगर तुम लोग मेरे साथ चलोगे तो इन तस्वीरों को मैं किसके हवाले करूँगी? ठीक है सोडांगी, पर अगर खतरा बड़ा हो तो हमें ज़रूर संदेश भेज देना। तंत्र शक्ति से सोडांगी का शरीर मिस्र के पिरामिडों के नीचे स्थित उस स्थान की तरफ रवाना होने लगा जहाँ पर सर्पखोर रक्षकों सर्पों का आहार करता ही जा रहा था। छोड़ दे मेरे सर्पों को दुष्ट, तू जो चाहता है वह हम तुझे नहीं दे सकते, क्योंकि वह चीज़ हमारे पास है ही नहीं। ऐसे दुष्ट मांगने से कुछ नहीं देते मुखिया, इनसे अपना हक छीनना पड़ता है। सोडांगी, तुम इसको नहीं मार सकती। इसको गरुड़ से वरदान मिला हुआ है कि कोई भी सर्प इसको मार नहीं सकता। पर यह चाहता क्या है? हमसे क्या दुश्मनी है इसकी? इसको क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर चाहिए और वह हमारे पास है ही नहीं। पर यह इस बात को सच मानने को तैयार ही नहीं है। समझी, मेरा अनुमान सही निकला, पर यह शैतान तो नष्ट होकर ही रहेगा। अगर ये विष्णुदेव के वाहन और हमारे दुश्मन गरुड़ के कारण हमारे वारों से बच रहा है तो इसकी इस शक्ति को नष्ट करेगी सर्प के रक्षक महादेव की शक्ति। उनका प्रिय वाद्य यंत्र डमरू इस दुष्ट का विनाश करेगा। डमरू की डमडमाहट सर्पखोर के शरीर के हर अंग को कपकपाने लगी। उसके पैर कांपने लगे और रक्षक सर्पों के हर वार के साथ उसके मुंह से चीख निकलने लगी। डमरू की ध्वनि शक्ति गरुड़ शक्ति को नष्ट कर रही थी। सोडांगी की चाल ने सर्पखोर को नाश लगभग कर ही डाला था। डमरू की डमडम अब किसी भी पल सर्पखोर की खोपड़ी को तोड़ सकती थी, लेकिन उसी पल डमरू सोडांगी के हाथ से छूट गया। ये पट्टी, ये तो तूतेनखामेन की है। तू यहाँ पर भी आधम का दुष्ट। यहाँ पर मुझे तो आना ही था। करणवसी का आदेश जो था कि प्राचीन मिस्र वस्तुओं की लूट के बाद मुझे करणवसी के को पूरा विवरण सुनाना है। चकित मत हो सोडांगी, सर्पखोर की तरह ये भी मेरा गुलाम है। दरअसल मिस्र आने पर सबसे पहले मैं इसी से टकराया था। नागराज से मेरी दुश्मनी की बात सुनकर यह मेरा दोस्त बन गया और अपने एक अन्य दोस्त सर्पखोर की मदद से इसने नागराज के उस सूक्ष्म सर्प को खत्म कर दिया जो मेरी सम्मोहन शक्ति को नष्ट करता था। ऐसा होते ही मैंने तूतेनखामेन को सम्मोहन के द्वारा अपना गुलाम बना लिया। इसने मुझे क्लियोपेट्रा के महल की कहानी सुनाई और इसी ने मुझको इस भूमिगत सर्प कबीले के बारे में यह बताया कि क्लियोपेट्रा का महल तस्वीर के रूप में यहीं पर है। इसने वह महल पाने की कोशिश कभी इसलिए नहीं की क्योंकि किसी मृत व्यक्तियों को इसकी शक्तियाँ नहीं मिल सकती। यह खबर मिलते ही मैंने तूतेनखामेन और उसकी सारी सेना को पहले पूरी दुनिया में फैली प्राचीन मिस्र वस्तुओं में से उस तस्वीर को ढूंढने के लिए भेजा। पर जब थोड़े दिनों तक उनको सफलता नहीं मिली तो मैं सर्पखोर के साथ तुम्हारे कबीलों को ढूंढने निकल पड़ा। अब तूतेन वापस आ गया है। इस बार क्या कर रहा है तूतेन? तस्वीर तो मिली पर वह नकली थी करणवसी, लेकिन वहाँ पर नागराज और ध्रुव से टक्कर हो गई, इसलिए बगैर कुछ लाए वापस भागना पड़ा। खैर, अब तो सर्पखोर के साथ तुम भी आ गए हो तूतेन। अब इन सांपों को दहशत वह नज़ारा दिखाओ कि अगर इनके पास वह तस्वीर हो तो ये खुद उनको मेरे हवाले कर दे। इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा करणवसी। जब तस्वीर हमारे पास है ही नहीं तो लड़ने से भला क्या मिलेगा?
तुम सर्प तब से यही दोहराए जा रहे हो कि तस्वीर तुम्हारे पास नहीं है। यह नहीं कहा कि तुमको उनका पता नहीं है। अब मुझको सच्चाई जाननी होगी। तुम सबको सम्मोहित करके पता करना होगा कि तुमको यह पता है कि नहीं वे तस्वीर कहाँ पर है। मेरी आंखों में देखो। अब बताओ कि वे तस्वीर कहाँ है। हम सर्पखोर या तुतेन खामेन नहीं है करणवसी। हम इच्छाधारी सर्प हैं। हम दूसरों को सम्मोहित करते हैं, कोई हमको सम्मोहित नहीं करता। जवाब कहीं और से आया। करणवसी की तीव्र सम्मोहन शक्ति ने सोडांगी को भी सम्मोहित कर दिया था। महल की एक तस्वीर नागराज के पास है और एक नागराज के पास ओफ इस दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं और उनमें से तस्वीर है भी तो किसके पास? नागराज के पास। मुझसे ज़्यादा खराब किस्मत किसी की हो ही नहीं सकती। अब नागराज से वह तस्वीर कौन लाएगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मुझे भेज दो करणवसी। पहले मैं नागराज से तस्वीर छीनूंगा और फिर स्वाद देकर उसकी बोटियाँ खाऊंगा। अरे मूर्ख, वह तुझको कच्चा चबा जाएगा, बिना डकार के निगल जाएगा। तुतेन का हाल देख। इससे पूछ नागराज के बारे में। चिंता मत करो करणवसी, मेरे पास एक ऐसा अजूबा प्राणी है जो नागराज से तस्वीर ला सकता है और नागराज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हड़बड़ी में करणवसी ने सोडांगी की पूरी बात नहीं सुनी थी। उसको अभी तक यह नहीं पता था कि तस्वीर एक नहीं दो है। महानगर, जहाँ की चमकती जिंदगी को भरपूर जीने के लिए अधिकतर लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, पैसा हासिल करना। फिर चाहे पैसा सही रास्ते से चल कर आए। अरे रास्ते में कोई गिरा हुआ है, शायद कोई गाड़ी वाला इसको टक्कर मारकर भाग गया है, मैं इसे देखता हूँ। या फिर गलत रास्ते से। हेलो, आप ठीक तो हैं भाई साहब? अभी तक तो नहीं था, पर अब हो जाऊंगा जब तुम अपना पर्स, घड़ी और बीवी के गहने मेरे हवाले कर दोगे। या कहो तो ये सारी चीज़ें हम तुम लोगों की लाश पर से उतार लेंगे। आप लोगों ने एकदम सही आदमी को रोका है। मेरे पास पर्स भी है, घड़ी भी, और बीवी के शरीर पर गहने भी काफ़ी हैं। दरअसल मुझे तनख्वाह काफ़ी अच्छी मिलती है। अरे मुझे ही क्या, ब्लैक कैट कमांडो यूनिट में मेरे जितने भी सहकर्मी हैं सभी को मोटी तनख्वाह मिलती है। मारे गए ब्लैक कैट कमांडो का शरीर बिजली की गति से घूम रहा था और दोनों गुंडों को झटके भी लग रहे थे। खड़े हो जाओ नाली के कीड़ो। तुम मेरी पत्नी के जेवर उतारना चाहते थे, पर मैं तुमको जेवर पहनाऊंगा, लोहे के वे कड़े जिनको तुम हथकड़ी कहते हो। चलो पुलिस स्टेशन। कहाँ फंस गए यार? अरे सब मुसीबत में भगवान को बुलाते हैं, पर हमारी मदद तो शैतान ही कर सकता है। अरे शैतान जी, हमको इस मुसीबत से बचा लो। दूर से निकली सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। दिल से निकली सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे भगवान को पुकार लो या शैतान को। ये सांप मेरे हाथ से बंदूकें छीन रहे हैं, इन बदमाश की मदद कर रहे हैं, पर सांप तो सिर्फ नागराज छोड़ता है और नागराज ऐसे कमीनों की मदद भला क्यों करेगा? ये नागराज किसी की मदद नहीं करता, न कमीनों की और न ही शैतानों की, क्योंकि ये नागराज खुद एक शैतान है। एक एक करके मैं तुम सब की जान लूँगा, क्योंकि तुम्हारे शरीरों से मिलेगा मुझे अपना शरीर। अभी तो मैं इन पट्टियों के खोल में बंद शक्तियों के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी करने के लिए मुझे पहले एक शरीर चाहिए, अपना खुद का शरीर। ये तो सचमुच कोई शैतान है। मुझे तो लग रहा है कि नागराज ही शैतान बन गया है। उसके जहर ने आखिरकार उसको पागल कर ही दिया। अब वह हम सबको मार डालेगा। शायद तू सही कह रहा है, सांप तो नागराज के अलावा और कोई छोड़ ही नहीं सकता, पर ये शरीर का क्या चक्कर है? खैर होगा कुछ, हमको तो यहाँ से बस भागना है। भागते कहाँ हो? अभी तो मेरा कंकाल भी पूरा नहीं हुआ है। उस पर नसों और मांसपेशियों की परत कहाँ से आएगी? और फिर उस पर खाल भी तो चढ़ानी है, तभी तो पूरा बनेगा। मम्मी नागराज, अब मुझे इतना शरीर मिल गया है कि मैं काम शुरू कर सकूं, और वह काम है नागराज को ढूंढने का काम। सुना है कि इस शहर पर अगर मुसीबत आए तो नागराज खुद ही उस मुसीबत से निपटने आ पहुंचता है। आज मम्मी नागराज नाम की मुसीबत नागराज को यहाँ पर बुलाएगी। जा बुलबुल, इस नगर के वासियों को मुसीबत का मतलब बता और नागराज को बुला। पुलिस को घटनास्थल पर एक खाली कार और 4 लाशें मिली है जो देखने में मम्मी जैसी लग रही है। अगर उसके शरीर पर मॉडर्न कपड़े न होते तो शायद इनको प्राचीन युग की मम्मियाँ ही समझा जाता। भारतीय चैनल के लिए मैं निशा। मम्मी, फिर से वही मम्मियों का चक्कर? मैं तो समझ रहा था कि तुतेन खामेन के जाने के साथ ही इन मम्मियों का चक्कर खत्म हो गया है, लेकिन अगर तुतेन खामेन वापस आ भी गया है तो वह लोगों को मम्मी में भला क्यों बदलेगा?
तुम पर दबाव बनाने के लिए वह ऐसा कर रहा होगा ताकि तुम विवश होकर सोडांगी द्वारा दी गई तस्वीर उसको सौंप दो। वह जानता है कि निर्दोषों की जान बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोडांगी के अनुसार इस महल में मौजूद शक्तियाँ की मदद से पूरी दुनिया पर कहर बर्पा किया जा सकता है। सोडांगी ने मुझ पर रक्षा का भार सौंपकर जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता, और तुम निर्दोषों को मौत के मुंह में जाता भी नहीं देख सकते। फिर तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। लाओ, यह तस्वीर मुझे दो। पर आप इस तस्वीर का क्या? अरे क्या हुआ नागराज? वह एकाएक ढह रही है, जबकि न कोई तूफान आया है और न ही भूकंप। जरूर कोई गड़बड़ है। शायद ये तूतेनखामेन का दूसरा वार है। मुझे जाना होगा। जाओ नागराज, तब तक मैं इस तस्वीर को सुरक्षित रखने का कोई उपाय ढूंढता हूँ। नागराज ने घटनास्थल पर पहुँचने में सिर्फ कुछ ही पलों का समय लगाया था, लेकिन इतना ही देर में पूरी इमारत ढह चुकी है और मलबे तक का नामो निशान नहीं है। लोहे और लकड़ी के वस्तुओं को छोड़कर सब कुछ चूर चूर होकर पाउडर में बदल गया है। पाउडर में नहीं। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा और बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।